नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम एक बार फिर से आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे। तो 4 के चक्रव्यूह में हमारे साथ रवि कुमार जुड़ेंगे, जो कि प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह को मिली धमकी के मामले में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल वाजपेयी भी जुड़ेंगे, जो कि लव जिहाद के मामले पर जानकारी आपको देंगे। तो वहीं लखनऊ से जय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड सेंटर के बाहर रात भर बैठे रहे बुजुर्ग के मामले पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आज ये 3 बड़े मुद्दे और इन पर क्या है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात, प्रतापगढ़ में एक हिस्ट्री शीटर के भांजे ने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह को जान से मारने की धमकी दी है। इस दौरान एक वीडियो बेहद तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें सपा नेता सभापति यादव का भांजा चंदन यादव कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन में इस पूरे मामले को लेकर के हड़कंप मचा है। बीजेपी के नेताओं ने धमकी देने वालों पर रासुका लगाने की मांग कर दी है। यहां आपको यह भी बता दें कि सभापति यादव आसपुर देवसरा ब्लॉक प्रमुख का पति है। जो कि वीडियो जारी हुआ है उसमें युवक ने अपना नाम चंदन यादव बताया है और खुद को सभापति यादव का भांजा बनाया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब मामला भी दर्ज किया गया है और अब देखना यह है कि इसमें आगे कार्रवाई क्या कुछ की जाती है, क्योंकि मंत्री जी को जो धमकी दी गई, हिस्ट्री शीटर भांजे की तरफ से जो धमकी दी गई, इसके बाद अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। क्योंकि जिस तरीके से चंदन यादव नाम के एक युवक ने वीडियो जारी किया, जो कि अपने आप को सभापति यादव का भांजा बता रहा है, इससे ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर बातचीत करेंगे। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रवि, सबसे पहले तो एक बार विस्तार पूर्वक बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला और क्या जानकारी और इस पूरे प्रकरण में आपके पास। देखिए, जानकारी मिली चंदन यादव जो है उसकी तरफ से धमकी मिली है। जो कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को एनकाउंटर की उसने धमकी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही कानून व्यवस्था को लेकर बदमाशों का एनकाउंटर कर रही हो, वहीं उसी को हथियार बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं एक चंदन यादव नाम के व्यक्ति की तरफ से की गई। साफ तौर पर जो एक वीडियो वायरल हुआ उसने जो जिक्र किया है कि मैं हूँ चंदन यादव, बगल करौंदी ब्लॉक का रहने वाला हूँ, सभापति यादव जो कि मेरे मामा लगते हैं, अगर उनको कुछ भी हुआ तो सीधे मोती सिंह का एनकाउंटर करूंगा। ये वीडियो है वो वायरल हुआ है, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब इस मामले में कार्रवाई की बात भी की जा रही है। साफ तौर पे अगर बात करें तो जो चंदन यादव की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, यूं कहे कि जो वीडियो बनाने के बाद उसको वायरल करने की कोशिश की गई है, जिसमें साफ किया सभापति यादव जो कि मेरे मामा लगते हैं, और उनको जिस तरीके की जो इनकाउंटर को लेकर उसने कहा है कि कैबिनेट मंत्री जो मोती सिंह है उनका वो इनकाउंटर करने की धमकी दे रहा है कि अगर उसके मामा को कुछ भी होता है तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो कितने हौसले बुलंद है ये साफ करता है ये वीडियो। फिलहाल अभी इंतजार है कि इस मामले में बिल्कुल नहीं, लेकिन रवि थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझाएं और इस पूरे प्रकरण के पीछे वजह क्या समझ में आ रही है। क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर का भांजा जो कि एक वीडियो बनाता है, एक मंत्री को धमकी दे रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि अगर मेरे मामा को कुछ होता है तो उसके लिए फिर वो जिम्मेदार होंगे जिस मंत्री को वो धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या स्पष्ट हो पाई है और क्या पुष्टि हो पाई है कि जिसका ये भांजा अपने आप को बता रहा है दरअसल ये रिलेशन भी सही है, और इसके अलावा जो धमकी के पीछे की वजह है वो अब तक क्या निकलकर सामने आई? देखिए, मोती सिंह की विधानसभा के जो ब्लॉक है आसपुर देवपरा प्रमुख का पति है और गैंगस्टर सभापति यादव, जिस पर तमाम सारे जो करीब 50 के करीब मुकदमे हैं और उनकी संपत्तियां भी कुर्क हो चुकी है, उसको लेकर जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, उसी को लेकर ही उनका जो भांजा चंदन यादव उसने ही कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को लेकर यह धमकी दी है कि अगर उसके मामा को यानी सभापति यादव कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मोती सिंह पर होगी। और चंदन यादव ने इसी को लेकर ही यह एनकाउंटर करने की जो है धमकी दी है। उसको लेकर अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले की जांच कर रही है। रवि, लेकिन ये बताएं कि ये जो वीडियो तो अब जारी हो गया है, वीडियो भी सामने आ गया, हम लोग देख भी रहे हैं कि उसमें किस तरीके से ये जो धमकी है वो साफ तौर पर दी जा रही है। अब इस पर दोनों तरफ का पक्ष क्या है इसको भी बताएं। एक तो ये बताएं कि कैबिनेट मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस तरीके के वीडियो के सामने आने के बाद। दूसरा ये बताएं, क्योंकि पहले से ही मामला एक तो चल रहा है, इसी मामले को लेकर के एक वीडियो बनाया गया, अब इस पर पुलिस का क्या पक्ष है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?
देखिए, वीडियो के जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अब इस मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है। और उसके बाद अगर बात करें, जो पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि आसपुर देवसरा थाने का हिस्ट्री शीटर है सभापति यादव, और उसका जो कि टॉप 10 अपराधियों में उसका नाम है। उसके भांजे समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 147, 504, 506, 507, 188, 269, उसके अलावा 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, 51 आपदा प्रबंधन 2005 धाराओं के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया और अब इस मामले की जांच कर रही है। और यह भी उम्मीद की जा रही है इस मामले में जल्द ही पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हालांकि इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज किया गया और आगे कार्रवाई क्या होती है ये देखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मचा जब लव जिहाद का एक मामला सामने आया। दरअसल इस इलाके में पिछले 2 साल से रहने वाला फतेह खान पर एक लड़की को नाम बदलकर फंसाने का आरोप लगा है। इसके बाद जब इस शख्स से पूछताछ की गई तो उसने भी ये कबूल किया कि उसने आर्यन मल्होत्रा के नाम से अपनी एक फर्जी आईडी बनवाई और पिछले 2 साल से उसका लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। वहीं जब शादी का दबाव बनाया गया तो फिर वो लड़की को चुप भी करा देता था। पिछले 2 साल से वो लड़की का शारीरिक शोषण भी कर रहा है। पुलिस ने इसके बाद फतेह खान के पास से अलग अलग नाम की कई आईडी को बरामद किया है। युवक को गिरफ्तार भी किया गया और जेल भी भेज दिया गया है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। राहुल, एक बार बताएं क्या ये पूरा मामला, क्योंकि लव जिहाद का एक और नया मामला हम कह सकते हैं कि कानपुर से सामने आया, कि इससे पहले भी 2-3 प्रकरण सामने आ चुके हैं इस प्रकार के। अब इस पूरे प्रकरण को बताएं और क्या कुछ अपडेट इसमें आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कानपुर में पिछले करीब हफ्ते भर के अंदर से ही 4-5 लव जिहाद के प्रकरण सामने आ चुके हैं। और ऐसा ही प्रकरण बीते दिन एक और निकल के आया, नौबस्ता थाना क्षेत्र का है। नौबस्ता इलाके में ही एक इलाके में किराए पर रहने वाले मजदूर की बेटी है जो कक्षा 8 में पढ़ती थी। कहीं ना कहीं बेंगलुरु का रहने वाला ये लड़का फतेह खान, जो कानपुर में अपना नाम बदलकर आर्यन मल्होत्रा के नाम से अपनी आईडी बनाकर रह रहा था और उस लड़की को प्रेम प्रसंग के मामले में उसने अपने जाल में फंसा लिया था। कहीं ना कहीं जैसे ही परिवार को इस बात की भनक लगने के बाद परिवार ने जो लड़की है उसको अपने ननिहाल भेज दिया और कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जो हिंदूवादी संगठन हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू वाहिनी सेना हो, इन लोगों के पास पिता ने मदद मांगी, जिसके बाद थाने गए ये लोग और थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। और जो इस तरीके से जो फतेह खान है जिसको गिरफ्तार किया गया, इसके पास से अलग अलग नाम की और भी आईडी मिली। तो कहीं ना कहीं एक पूरा काकस चल रहा है इस लव जिहाद के मामले में। लगातार कानपुर से 4 से 5 घटनाएं आप देख सकते हैं निकल के सामने आई है। जी राहुल, एक चीज मुझे ये बताएं, क्योंकि 2 साल से ये शख्स वहीं पर रह रहा था और अपना नाम और अता पता बदल कर रह रहा था, ये खुलासा कैसे होता है? थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाइएगा। कैसे ये पता चलता है परिजनों को कि मामले में संदेह है और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम खुलकर सामने आता है? दूसरा अहम सवाल इसमें यह भी उठता है कि एक साथ 5 से 6 मामले पिछले 1 महीने के अंदर सामने आ जाना, वो भी कानपुर के अंदर, इसके पीछे भी क्या वजह समझ में आ रही है और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन का भी क्या कुछ कहना है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक साथ इतने मामले 4 से 5 मामले निकल के सामने आना, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो आईजी रेंज है मोहित अग्रवाल, उन्होंने एक एसआईटी टीम गठित करी है जो इन सब पूरे मामलों की गहनता से जांच कर रही है। आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरीके के लव जिहाद जो एंगल है वो सामने निकल के बराबर आ रहे हैं, परिजनों का आरोप है। तो परिजनों को कहीं ना कहीं बेटी पे शक हुआ और उसके जो स्कूल जाने के दौरान उसका पीछा किया गया, तब उसको उस लड़के के बारे में पता चला और पता चलने के बाद तुरंत ही परिजनों ने अपनी लड़की को ननिहाल भेज दिया। इसके बाद इस लड़के के बारे में पूरी दरियाफ्त की गई, जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद परिजन पुलिस में गए। एसपी साउथ जो यहाँ दीपक भूकर है, उनके पास पूरा मामला उनके संज्ञान में गया, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की गहनता से जाँच कराई और जिसपे ये आरोप लगा उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जालसाजी का मामला बनता है। इसके अलावा जो छात्रा है उसके उत्पीड़न का मामला बनता है। इन सब मामलों में उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जी
बिल्कुल राहुल, थोड़ा सा इस शख्स के बारे में भी और बताएं, क्या डिटेल और आपके पास जो जानकारी है वो निकल कर सामने आ पाई, क्योंकि कुछ जो फौरी तौर पे जो चीज़ें हैं सामने आई जिसमें कई सारे फर्जी जो आई कार्ड हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो पहचान पत्र हैं वो इसके पास से बरामद हुए हैं। जाहिर बात है कि पहले भी कई और तरह की इसने पहचान अपनी छुपा रखी हैं। इस शख्स के बारे में और क्या जानकारी निकल कर सामने आ पाई है, मकसद क्या था, क्या और वजह समझ में आई और इसका वर्जन क्या है, ये जो आरोपी है ये क्या कह रहा है, ये पूरा खुलासा होने के बाद थोड़ा इसको भी स्पष्ट करें राहुल। जी देखिए, आरोपी से कोई बात नहीं करने दे रही है पुलिस, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नकली फर्जी पहचान पत्र निकल कर सामने आए तो कोई ना कोई इसके पीछे गिरोह शामिल होगा। पुलिस उस तय तक जाना चाहती है, क्योंकि फर्जी आई कार्ड या फर्जी जो भी पहचान पत्र कैसे बना लिया इसने 2 साल के अंदर, और कानपुर रहने आया, किराए पे रहता था, कहीं जॉब करता, तो किसने इसकी गारंटी ली। कई अहम सवाल हैं जिसको अब पुलिस तलाशने का काम कर रही है। इसके पीछे कौन सा गिरोह है जो इसको फर्जी आईडी मुहैया करा रही थी और इसकी क्या मंशा है, ये ऐसे कई सवाल हैं जिनको पुलिस अब तलाश रही है। नहीं राहुल, लेकिन ये बताएं, तो क्योंकि फर्जी आईडी होना वो भी एक शख्स के पास इतनी संख्या में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नाम बदल के रह रहा, अगर कई फर्जी आईडी बरामद हो रही तो ये सुरक्षा का भी एक गंभीर मामला हो सकता है। और ऐसे में क्या कहना है पुलिस का, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बातचीत इससे नहीं करने दी जा रही है, पुलिस क्या कह रही है, कितनी फर्जी आईडी लगभग इसके पास से बरामद की गई हैं और उसके विषय में भी क्या कोई डिटेल दी गई है कि किस किस नाम को ये इस्तेमाल कर चुका है, किन किन नाम के आधार पर ये कहीं और भी क्या इस तरीके से रह चुका है, या कोई और प्रकरण या पुलिस के द्वारा कोई और जानकारी इस पूरे संबंध में अगर दी गई हो और आपके पास जानकारी तो अपडेट करें। जी देखिए, मेरी एसपी साउथ दीपक भूकर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जांच का विषय है, क्योंकि 2 से 3 फर्जी आईडी इसके पास से मिली है और बेंगलुरु के बाद ये सीधे कानपुर आया था, तो इसका पहला ये यहाँ कांड किया। फिलहाल इसके और जो भी जांच के विषय है, कहाँ कहाँ इसने किस तरीके से, अगर इन जो फर्जी आईडी मिली है इनके आधार पर ये कहीं और भी रहा है तो उसकी भी जाँच करी जा रही है। पूरे मामले की एक एक बिंदुवार जाँच कर रही है पुलिस, और पुलिस का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि फर्जी आईडी कैसे बनी तो इसका भी एक बड़ी उदाहरण है, क्योंकि पुलिस इस बात की जांच कर रही कि आखिर ऐसा कौन सा गिरोह है कानपुर में जो इस तरीके से फर्जी पहचान पत्र या फर्जी आधार कार्ड या फर्जी राशन कार्ड या इस तरीके से जो चीजें मुहैया करा रहे हैं उनको लगाम लगाने के लिए पुलिस और इस लड़के के थ्रू उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल राहुल, एक चीज़ और बताएं, अब इसका दूसरा पक्ष भी हम लोग थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है जिसने डाउट किया और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है, उस पूरे परिवार का क्या कहना है, उनको कैसे डाउट हुआ कि ये जो शख्स है वो संदेहास्पद हो सकता है, थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक समझाएं। और दूसरा ये बताएं कि जो पीड़ित परिवार है वो अब क्या कह रहा है और ख़ासतौर से जो आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाए गए इस शख्स के ऊपर, उसको लेकर के जो पुलिस की जांच है वो कहां तक पहुंची है। और तीसरा अहम सवाल इसमें यह भी है राहुल, ये बताएं कि क्या ये शख्स अकेले रहता था या इसके परिवार का भी कोई जो सगा संबंधी है या ऐसी कोई जानकारी जो पुलिस ने आपके साथ साझा की हो या बताई हो, जांच कहां तक पहुंची है, थोड़ा सा इस विषय को भी अपडेट करें राहुल। जी देखिए आयुष, मैं बता दूं आपको कि ये जो शख्स है, ये जो युवक है, ये कानपुर में अकेला ही रहता था। फिलहाल इसके जो भी पारिवारिक जन है वो बेंगलुरु के रहने वाले हैं। और अब बात अहम ये है कि जो भी परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसने जो आरोप लगाए हैं, पुलिस ने उसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और उसी आधार पर इस युवक पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिजनों को, जो पीड़िता की मां है उसको कहीं ना कहीं संदेह हुआ। संदेह के बाद पीड़िता के स्कूल जाते समय मां ने और पिता ने पीड़िता का पीछा किया। आखिर रास्ते में जब ये युवक उस लड़की से बात करता था तब पता चला ये उसी मोहल्ले में किराए पे रहता है, तब उसकी जानकारी सारी जुटाई गई। उसके बाद जो पिता है पीड़िता का, वो हिंदूवादी संगठन, चाहे बजरंग दल हो चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, उनके पास जाते हैं मदद के लिए और उनकी मदद के बाद थाने पहुंचते हैं और एसपी साउथ दीपक भूकर के पास पहुंचते हैं और पूरे मामले की जानकारी देते हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पूरी कार्रवाई करती है और इस युवक को गिरफ्तार किया जाता है। जी चलिए राहुल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और हालांकि अब इस पूरे प्रकरण में आगे कार्रवाई क्या होती है और क्या खुलासा होता है, इस पर भी नजर रहेगी। और अब तीसरी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम के नाकारापन की पोल खोल करके रख दी है। दरअसल दुर्गा खेड़ा गांव के रहने वाले श्री राम नाम के बुजुर्ग को आधार कार्ड ना होने की वजह से राशन नहीं मिल रहा है। वो काफी लंबे वक्त से श्री राम आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लंबी लाइन होने की वजह से आधार कार्ड बनवा पाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद श्री राम ने मोहनलालगंज के आधार कार्ड सेंटर के बाद पूरी रात को गुजारा है, इससे सुबह लाइन में लगकर आधार कार्ड बनवाया जा सके। अब बुजुर्ग की बेबसी ने सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों की पोल खोल कर रख दी है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जय शुक्ला जुड़ रहे हैं। जय, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कुछ ये पूरा मामला, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं इस वक्त की जो बुजुर्ग हैं खासतौर से इस कोरोना के काल में उन तक जो राहत है वो पहुंचेगी, लेकिन आधार कार्ड बनाने के लिए पूरी रात तक जगना पड़ रहा है, लाइन लगाना पड़ रहा है, मामला क्या है पूरा? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं अगर हम सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम के नाकारापन की साक्षात ये तस्वीर पेश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बुजुर्ग पूरी रात उस आधार कार्ड सेंटर के पास में उसने बिताई पूरी रात, उसके बावजूद आपको बता दें हम इस वक्त उसी जगह पर खड़े हुए हैं, इसी एसबीआई बैंक में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो एसबीआई बैंक है, इसी में एक कॉर्नर पर यूएडीआई को दिया गया है जहां पर लोगों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं। हालांकि आज यहाँ पर आधार कार्ड का काम ही नहीं हुआ है, बताया जा रहा किसी कैजुअलिटी की वजह से वो जो शख्स यहाँ पर आधार कार्ड बनाता था वो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आज जो बुजुर्ग था, जो श्रीराम था, उसका आज भी आधार कार्ड नहीं बन पाया है। कल पूरी रात उसने इसी यहीं पर आपको बता दें कि पूरी रात बिताई है, सुबह लाइन में लगा है। जब 10:30 बजे तब उसको जानकारी ये हुई है कि आज आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का एक बहुत बड़ा नकारापन है। लोग सुबह से ही आकर के लाइन लगाते हैं। पीछे देख रहे हैं अभी भी बैंक की तमाम लाइनें आपको दिख जाएंगी जो कि लगी हुई हैं, सुबह से ही लोग लगा करके खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी लाइन लगी हुई है। तो ऐसे ही आपको बता दें काफी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं हर रोज, और लोग सिर्फ 20 टोकन ही रोज बांटे जाते हैं। उसके बाद जो लोग आते हैं उनको टोकन नहीं दिया जाता है, तो उन लोगों के हाथ मायूसी लगती है। ऐसे में जो परवर पश्चिम के दुर्गा खेड़ा गांव का रहने वाला श्रीराम था, जो कि काफी बुजुर्ग है, लगभग 70-80 साल उम्र उसकी बताई जा रही है, वो रोज आता था और यहां से वापस जाता था। तो उसने ठान लिया था कि आज आधार कार्ड बनवाना ही है, जिसको लेकर के उसने पूरी रात यहीं पर बिताई। और जो सुबह जब उसने देखा तो 10 बजे उसे पता चला कि आज भी आधार कार्ड नहीं बना। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नकारापन जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पर जो अधिकारी हैं वो भी कुछ भी बोलने से लेकिन मना कर रहे हैं। जय देखिए, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इन दोनों ही विषयों को अपडेट करिए। पहला तो ये बताइए कि जिस सेंटर की आप बात कर रहे हैं जहां पर ये आधार कार्ड बन रहा है, क्या ये बुजुर्ग यहाँ पर इस सेंटर पर इससे पहले भी जा चुका है? वहां पर पहले भी इसकी तरफ से कोशिश की गई कि आधार कार्ड बन जाए और उसके बाद ये हुआ कि इसको रात तक रुकना पड़ा? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, क्योंकि इस कोरोना काल के बीच में बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी थी जिनको ये कहा गया कि इन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है, क्या उन योजनाओं का लाभ इस शख्स को मिला है या नहीं मिलने की वजह से ही मजबूरी में आधार कार्ड के लिए उसको रात भर इस तरीके से बिताना पड़ा है बैंक के बाहर? दोनों ही विषयों को अपडेट करें। बिल्कुल, मैं आपके पहले दूसरे वाले क्वेश्चन को हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि बुजुर्ग जो था उसको राशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके पास में आधार कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से उसको राशन नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार जो दावे कर रही थी लोगों तक राशन पहुंचाने की बात, तो वो कहीं ना कहीं उस तक नहीं पहुंच रहा था, जिसके कारण वो हर रोज यहाँ पर आता था। कोरोना काल में हर रोज यहाँ पर आता था और लाइन ना मिलने की वजह से उसको जो यहाँ पर नंबर था, नंबर ना मिलने की वजह से हर रोज वो वापस जाता था। तो कहीं ना कहीं उसने ठाना कि अब वो आधार कार्ड बनवा कर ही जाएगा, जिसके चलते उसने पूरी रात बिताई, लेकिन बावजूद उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अगले दिन यहाँ पर बताते हैं आज जब वो पहुंचा तो आज भी उसका आधार कार्ड नहीं मिला। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम का पूरी तरह से नकारापन है कि एक बुजुर्ग है जिसकी उम्र 70-80 साल लगभग हो गई, उसका आज तक आधार कार्ड नहीं बना। आधार कार्ड ना बनने की वजह से उसका राशन कार्ड नहीं बना, उसको राशन नहीं मिल रहा। तो एक बहुत बड़ी नाकामी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से निकल करके सामने आई है। जी जय, ये बताएं, क्योंकि अब आप भी बता रहे हैं आज कि आज भी जो आधार कार्ड है वो इस बुजुर्ग शख्स का नहीं बन सका है, क्योंकि आप तो चूंकि वहां पर मौजूद हैं, क्या बातचीत आपकी हुई है बैंक के साथ या उस काउंटर पे जहां पर ये आधार कार्ड बनता है? क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कोई मदद मिलने की उम्मीद आपको नजर आ रही है, क्योंकि पूरी रात बिताई इस बुजुर्ग ने वहां पर? बिल्कुल, आपकी अगर हम बात करें तो एसबीआई ब्रांच के जो मैनेजर हैं उनसे हमारी अभी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये यूएडीआई की तरफ से बनाया जाता है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर उन्हें एक कॉर्नर दिया है जहां पर बैठ के जो कर्मी आते हैं वो यहाँ पर आधार कार्ड बनाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज किसी कैजुअलिटी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आए हैं, हालांकि उनकी जगह किसी दूसरे को आना चाहिए था क्योंकि लोगों को असुविधा न हो। इसमें यहाँ भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दी है।
दूसरा कोई कर्मी नहीं भेजा गया। और वहीं आपको बता दें कि किसी को ऐसा नियुक्त नहीं किया गया कि जो हर रोज किसी को टोकन बांटे। उनका साफ तौर पर कहना है भीड़ बहुत लगती है, जिसके चलते सिर्फ 20 लोगों को ही टोकन दिया जाता है, बाकी के लोगों को अगले दिन बुलाया जाता है। लेकिन जो पहले दिन आता है यहाँ पर सुबह जल्दी, आपको बता दें जिस तरह से बुजुर्ग हमसे बता रहा था कि वो 3 बजे से ही लाइन यहाँ पर लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक बूढ़े आदमी को 3 बजे यहाँ इतनी दूर आ करके लाइन लगाना कितना कठिन काम होगा। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि किस तरह का एक पूरा सिस्टम है और कैसे जो लोगों तक, जो गरीब जो एक बेसिक नीड की बात बताएं, गरीबों तक जो पहुंचाने की बात बताएं, वो किस तरह से पहुंच रही है। साफ तौर पर इन तस्वीरों से दिखाई दे रहा है कि एक बुजुर्ग को अभी तक राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास बिल्कुल। आधार कार्ड नहीं है। लेकिन आधार जय, कार्ड एक इसलिए चीज नहीं है और क्योंकि बताएं, सिस्टम नहीं क्योंकि आप वहां पर बैंक पर गए थे और वहां पर आपने बातचीत भी की है, एक दिन में तकरीबन कितने आधार कार्ड वहां पर बन जाते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर रात में 3 बजे से ही लाइन लगती है, कितने आधार कार्ड एक दिन में बनते हैं? क्या इस विषय में आपके पास कोई जानकारी? दूसरा ये बताएं, क्योंकि इस शख्स को, एक तो इतना बुजुर्ग है, दूसरा कोरोना काल है, आप आंकड़े देख रहे हैं रोज बढ़ रहे हैं, जाहिर बात है रात इसको बितानी पड़ी ऐसी जगह पर जहां पर हम समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ हुई होंगी इस बुजुर्ग शख्स को। क्या ये परिवार में अकेले हैं? इनके परिवार में और कोई नहीं है, इस वजह से भी मजबूरी में इनको ही खुद वहां पर जाना पड़ रहा है? जय, बिल्कुल, आपको पहले सवाल का हम जवाब दे देते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हमारी बात हुई, जो बैंक के मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि एक दिन में महज 20 टोकन ही लोगों को दिए जाते हैं, जिसके लिए जो पहले आए वो पहले पाया वाला यहाँ पर सिस्टम पूरी तरह से चलता है। ना ही किसी सीनियर सिटीजन या किसी अगर हम दिव्यांग की बात करें, ऐसा कुछ भी यहाँ पर सिस्टम नहीं लागू है, ना ही उनको कोई प्राथमिकता दी जाती। पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चलता है। तो 20 टोकन जिन लोगों को मिल जाता है, सिर्फ उन्हीं का ही आधार कार्ड यहाँ पर बनाया जाता है। अब वो लोग जो जरूरतमंद होते हैं वो सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि बुजुर्ग बता रहा था कि 3 बजे से यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, जिसके तहत उसे रात बितानी पड़ी। सुबह जब उसने लाइन लगाई तो पता चला यहाँ आधार ही नहीं बन रहा था। तो ऐसे में बाकी लोग जो आते हैं उनको मायूसी हाथ लगती है। हालांकि उनको अगले दिन का टोकन देना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ 20 लोगों को टोकन दे दिया, उनका आधार कार्ड बन गया, बाकी लोग फिर अगले दिन नई लाइन नई शुरुआत करते हैं। तो पहले और पहले पाव वाला यहाँ पर पूरा सिस्टम चल रहा है। अब वहीं आपको दूसरा जवाब देना चाहेंगे, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के परिवार में महिलाएं भी हैं और भी लोग हैं, हालांकि काफी गरीब परिवार से बुजुर्ग है, जिसकी वजह से उसको राशन चाहिए था, राशन की काफी नीड थी। हालांकि उसको राशन, जब आधार कार्ड नहीं है तो राशन की कोई वही नहीं पड़ रहा, राशन उसका मिल नहीं पा रहा है, ना ही जो वहाँ का कोटेदार है वो उसको राशन दे रहा है, ना ही उसका राशन कार्ड बना है। तो एक कहीं ना कहीं एक सिस्टम का जो नकारापन है वो एक बड़े स्तर पर राजधानी लखनऊ से देखने में निकलकर सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया जो है फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अब देखना यह है कि अब किस तरीके से इस बुजुर्ग का जो आधार कार्ड है वो बनता है। इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना है।